नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा सिंह। पोल पाथ में आपका स्वागत है। आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं। ये फुल कोर्स की सीरीज़ चल रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि कौन सा जो है संसद को रेगुलेट करने की, नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट करने की शक्ति संसद को प्रदान करता है। तो आपको ऑप्शन है अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। यहाँ पर ये अनुच्छेदों की बात हो रही है। अनुच्छेद तो देख लेते हैं अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है संविधान प्रारंभ के समय। तो ये देखते हैं अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ये नागरिकता के अधिकारों की बात करता है जो भारत से बाहर जो भारतीय मूल के कुछ लोग रह रहे हैं। जबकि जो अनुच्छेद 9 है ये क्या कहता है, ये कहता है कि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जबकि अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है कि जो भी अधिकार नागरिकों के हैं वो सभी बने रहेंगे, नागरिकों के पास अधिकार बने रहेंगे। तो ये क्या है, नागरिक के अधिकारों का बना रहना, नागरिक के अधिकारों का बना रहना। यानी कि जो भी भारत के नागरिक हैं उनके पास ये जो नागरिक को अधिकार दिए गए हैं सभी के पास होंगे। ऐसा नहीं कि किसी के पास है किसी के पास नहीं है, सबके पास होंगे। जो संसद विधि द्वारा ही इन अधिकारों की समाप्त हो जाती है, जो कि इसमें कंडीशन दी गई हैं कि कैसे कैसे अधिकार समाप्त होंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तभी जो है ये अधिकार समाप्त होंगे, वो भी संसद के द्वारा संसद विधि के द्वारा ही समाप्त किए जाएंगे। जबकि और आपका ये जो अनुच्छेद 11 है ये क्या कहता है, ये संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन की बात करता है। यानी कि जो संसद जो है, संसद के पास अधिकार होगा, संसद को अधिकार है, किस बात का अधिकार है, जो नागरिकता का अधिकार है उसको नियमित रेगुलेट करने की, नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट करने की, नियमित करने की, विनियमन जो है इसी के पास है, संसद के पास है। तो आपका जो है अनुच्छेद ये क्या पूछता है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 11 है, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 11 जो है संसद को अधिकार प्रदान करता है नागरिकता के अधिकार को रेगुलेट करने की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्न को कालक्रम के अनुसार रखिए। जो भी आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं इनको कालक्रम में क्रमानुसार ऑर्डर में रखना है। ऑप्शन ए है आपके पास होम रूल आंदोलन, बी है खिलाफत आंदोलन, सी है डांडी मार्च और डी है चंपारण सत्याग्रह। तो सबसे पहले क्या है, ये होम रूल आंदोलन देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन जो है 1916 में चलाया गया था। ये कब चलाया गया था?
1916 में चलाया गया था। और इसके नेता कौन से थे? इसके नेता थे तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट थे। इन्होंने चलाया था। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग इनके क्षेत्र थे। श्रीमती एनी बेसेंट और तिलक, इन दोनों लोगों ने चलाया था। जबकि हम अगर खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो ये 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में ये चलाया गया था। और ये जो खलीफा थे, तुर्की खलीफा के सम्मान की रक्षा के समर्थन में चलाया गया था। मुसलमानों द्वारा ये चलाया गया था, लेकिन गांधी जी का इसमें फुल सपोर्ट था। तो जो तुर्की के खलीफा के सम्मान की रक्षा के लिए चलाया गया था। रक्षा के उसमें चलाया गया था। और गांधी जी का इसमें मुसलमानों द्वारा चलाया गया था भारत में, और गांधी जी का इसमें फुल सपोर्ट था। जबकि जो दांडी मार्च है ये 1930 में चलाया गया है। दांडी मार्च कब चलाया गया? 1930 में चलाया गया है। और इसमें जो है साबरमती से दांडी तक की यात्रा की गई थी, जिसमें नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इसमें क्या हुआ था? नमक कानून तोड़ा गया था। नमक कानून तोड़ा था और क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। जबकि ये जो है चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था 1917 में। इसमें क्या था? बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी द्वारा ये चलाया गया था। कृषक आंदोलन का उद्देश्य था लगान माफ़ी तथा नील की खेती से मुक्ति। तो इसका उद्देश्य क्या था? लगान माफ़ी एवं नील की खेती से मुक्ति, ये दो इसके उद्देश्य थे। और क्योंकि नील की खेती से पूरे खेत जो है बंजर जैसे बन जाते हैं, ज़मीन खराब हो जाती है, तो इसलिए ये दो इसके उद्देश्य थे और गांधी जी ने इसको चलाया था। तो ये देखते हैं इसका ऑप्शन क्या सही होगा। क्रम में लगाना है तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 16, 1, फिर 17 चंपारण, फिर खिलाफत आंदोलन आ जाएगा और फिर दांडी मार्च आ जाएगा। तो 1, 4 और 1, 4, 2, 3 1, 4, 2, 3 ऑप्शन ए आपका कोट में से सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है M.A. जिन्ना का 14 बिंदु किसके विरुद्ध था? जो 14 बिंदु प्रस्ताव था, प्रस्ताव जो था किसके विरुद्ध था? तो A. असहयोग आंदोलन, B. नेहरू रिपोर्ट, C. साइमन कमीशन की रिपोर्ट के विरुद्ध था, या इन सभी के विरुद्ध में था। तो जो M.A. जिन्ना का 14 बिंदु का जो प्रस्ताव था ये किसके? नेहरू रिपोर्ट, जो ये नेहरू रिपोर्ट थी इसके विरुद्ध था। क्योंकि इसमें जो है लॉर्ड इरविन ने साइमन कमीशन के कांग्रेसी विरोध को चुनौती देते हुए कहा था। जब ये कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया था तो लॉर्ड इरविन ने कांग्रेसों को, जो कांग्रेसी थे उनको चुनौती दिया था कि भारतीय अगर सुशासन के काबिल हैं तो अपना एक संविधान बनाकर दिखाएं। ऐसा इन्होंने चुनौती दिया। तो कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और इस मुद्दे पर काम किया। समिति द्वारा प्रस्तावित संविधान को नेहरू रिपोर्ट कहा गया था और जिन्ना इस रिपोर्ट से प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में 14 बिंदु प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिससे मुसलमानों को पृथक मानते हुए विशेष अधिकार देने की बात की गई थी। तो जो 14 बिंदु का प्रस्ताव है ये M.A. जिन्ना द्वारा नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ में प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में जो कहा गया था उससे ये समर्थन नहीं रखते थे और इन्होंने 14 बिंदु पर अपने कुछ अधिकार मांगे थे। 14 बिंदु पर अपने अधिकार रखे थे और इसमें मुसलमानों के
जो है प्रत्येक अधिकार की, विशेष अधिकारों की बात की थी। अगर मेन देखें तो इन जो 14 बिंदुओं में क्या बताया गया था, तो मुसलमानों के लिए विशेष अधिकारों की बात की गई थी। इन 14 बिंदुओं में विशेष अधिकारों की बात की गई थी। इन 14 बिंदुओं में विशेष अधिकारों की बात की गई थी। और तो ये नेहरू रिपोर्ट, एम ए जिन्ना ने 14 बिंदु का प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में पेश किया था। देखते हैं तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन देख लेते हैं, ये कब हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। 1920 में ये असहयोग आंदोलन हुआ था। जबकि जो साइमन कमीशन रिपोर्ट है ये कब आई थी, ये 3 फरवरी, कब आई थी, 3 फरवरी 1928 में आई थी। 1928 में ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट ये भारत पहुंची थी। तो आपका ऑप्शन बी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इंदिरा गांधी, संपूर्ण क्रांति, महात्मा गांधी, ट्रस्टीशिप, बलवंत राय मेहता, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, विनोबा भावे, अनुशासन पर्व। तो इंदिरा गांधी, जो महात्मा गांधी, ट्रस्टीशिप ये भी सही है, बलवंत राय मेहता ये भी सही है, जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण बलवंत राय मेहता से है, और विनोबा भावे अनुशासन पर्व से संबंधित है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, व्यक्तिगत, इनका व्यक्तिगत सत्याग्रह भी इनसे संबंधित है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, सत्याग्रह तो इससे ये संबंधित है। और जो इंदिरा गांधी संपूर्ण क्रांति है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा दी गई थी। जयप्रकाश नारायण, पटना के गांधी मैदान से इसकी उद्घोषणा की गई थी। और जो इंदिरा गांधी है, अगर इंदिरा गांधी की हम बात करते हैं तो इनके क्या क्या थे। एक तो इनका था हरित क्रांति, इनसे संबंधित चीज़ें हम देख लेते हैं फैक्ट। तो हरित क्रांति था। दूसरा पॉइंट क्या था कि इन्होंने आपातकाल इनके टाइम पर लगा था और जिसका कोई रीज़न नहीं था। तीसरा पॉइंट है कि ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ है ये भी इनसे रिलेटेड है, ये भी काफ़ी चर्चित विषय है। तो 42वां संविधान संशोधन, इनसे ये तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाता है कि ये जो ऑप्शन ए ये सुमेलित नहीं है। इंदिरा गांधी संपूर्ण क्रांति ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था और इंदिरा गांधी से ये तीनों पॉइंट रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से कौन न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, दुर्गादास, आर.सी. मजूमदार, सी. एनी बेसेंट और दी मदन मोहन मालवीय। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो अगर ये जो एनी बेसेंट है, ऑप्शन सी आपका ये राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। एनी बेसेंट थी कौन। तो एनी बेसेंट कौन थी, एक आयरिश महिला थी। आयरिश महिला थी ये और ये भारत में क्या करने आई थी। भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर भारत में काम करने आई थी, क्योंकि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या थी, मेंबर थी, और उसी के अध्यक्ष पद पर भारत में काम करने आई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष पद पर भारत पर काम करने आई थी। और जब भारत में ये पहुंची तो इनको यहाँ की भारतीय संस्कृति के प्रति इनका सम्मान जो है बढ़ता गया। भारतीय संस्कृति को इन्होंने काफ़ी पसंद किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी ये जुड़ गई। और उसी से फिर इन्होंने कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया जैसे पत्र और पुस्तकें जो है प्रकाशित की। ये जो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ हैं ये बेसिकली समाचार पत्र हैं। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ
व्हील, ये समाचार पत्र हैं बेसिकली। तो इससे ये इनके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। देखते हैं, तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया है। एनी बेसेंट थी, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है समाचार पत्र की, इन्होंने प्रकाशित किए थे। और ये एक आयरिश महिला थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी और ये भारत के आंदोलन से भी जुड़ी रही। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है, किससे संबंध है? ऑप्शन ए भारत चीन सीमा विवाद से, बी भारत श्रीलंका की तमिल समस्या से, सी भारत श्रीलंका के आपसी मतभेद से, डी उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो जो ये भारत और चीन का 1962 के युद्ध में एशिया और अफ्रीका के कुछ मित्र राज्यों ने इन दोनों देशों की सीमा विवाद को हल करना चाहा और इन देशों में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 10 से 12 दिसंबर तक जो है क्या हुआ था, एक सम्मेलन किया गया और इसमें 5 सूत्र जो है स्वीकार किए गए थे। तो भारत श्रीलंका तमिल समस्या ये नहीं है आपका, भारत श्रीलंका आपसी मतभेद, ऊपर भारत चीन सीमा विवाद, जो ऑप्शन ए है आपका ये राइट हो जाएगा कि भारत चीन सीमा विवाद से ये संबंधित है। क्यों? जब ये 1962 के जो भारत चीन युद्ध हुआ था, 62 का भारत चीन युद्ध, इसके बाद क्या किया था, जो ये एशिया और अफ्रीका के कुछ मित्र देश थे, इन्होंने सीमा विवाद निपटाने की कोशिश की थी और इसके चलते इन्होंने जो कोलंबो में श्रीलंका, ये कोलंबो में, ये कोलंबो कहाँ है? कोलंबो है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। इसमें 10 से 12 दिसंबर तक कोलंबो में 10 से 12 दिसंबर तक एक सम्मेलन चला और इस सम्मेलन में 5 सूत्र स्वीकार किए गए थे, सीमा विवाद से रिलेटेड 5 सूत्र स्वीकार किए गए थे। तो ये जो है, और तो आपका ऑप्शन पहला सही होता है। और जो 10 से 12 कोलंबो में 10 से 12 दिसंबर तक जो ये मीटिंग चली थी, ये 1962 में ही चली थी, यानी कि उसी ईयर में चली थी, 1962 में ही 10 से 12 दिसंबर के बीच में चली थी। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है और 5 सूत्र स्वीकार किए गए थे, ये भी एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत का राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार शक्ति वीटो का प्रयोग कर सकता है। कब कर सकता है आपको बताना है। संसद द्वारा पारित किए गए सभी विधेयकों के लिए, ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी कहता है केवल संविधान संशोधन विधेयकों के लिए, और सी कहता है केवल धन विधेयकों के लिए, डी कहता है केवल साधारण विधेयकों के लिए। तो भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कब कर सकता है, ये आपको बताना है। तो जो भारत का राष्ट्रपति है, इसको जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के निलंबन वीटो तथा जेबी वीटो, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनको क्या मिला हुआ है, निलंबन वीटो तथा जेबी वीटो के समन्वय रूप में वीटो का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को भी दिया गया है। तो राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर 3 कदम ले सकता है। जैसे कि पहला है साधारण विधेयक पर ये लेगा, बाकी पे नहीं लेगा, ओनली साधारण विधेयक पर लेगा। तो ये क्या करेगा, वो या तो विधेयक को स्वीकार कर ले, विधेयक को स्वीकार कर ले, विधेयक को या तो वो स्वीकार कर ले या फिर विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे, के लिए वापस संसद के पास भेज दे। तीसरा होता है कि या तो उसको टेबल पर पड़े रहने दे, टेबल पर पड़े रहने दे, क्योंकि ऐसा कुछ भी संविधान में नहीं लिखा है कि जो राष्ट्रपति कितने दिनों तक विधेयक को वापस करना पड़ेगा। ऐसा कुछ विधान नहीं, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं कि कितने दिन के अंदर राष्ट्रपति को ये विधेयक पे साइन करके भेजना होता है। तो जब टेबल पे पड़े रहने देगा, यही काम ज्ञानी जैल सिंह ने किया था
जब ये पोस्ट ऑफिस पर एक विधेयक बिल पास करवाना था संसद को, तो इन्होंने क्या, उनको वो नहीं पास करवाना था, यानी कि उनको वो ठीक नहीं लग रहा था, वो विधेयक ठीक नहीं लगा, तो उसको वो कानून नहीं बनना देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, पुनर्विचार के लिए उस पर साइन भी नहीं किए और ना ही पुनर्विचार के लिए कि भेजा, उसको टेबल पे ही छोड़ दिया। और ऐसे में क्या हुआ कि वो पड़ा रहा, जब दूसरे राष्ट्रपति आए तब उन्होंने उसको संसद में वापस भेजा साइन करके। तब तक संसद में क्या हुआ कि वहाँ सरकार चेंज हो चुकी थी, तो वो बिल उसका कोई मतलब नहीं निकला भेजने का, उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो जब टेबल पर पड़े रहने देने से क्या होता है कि एक अनलिमिटेड टाइम तक आप बिल को होल्ड करके रख सकते हैं। जो बिल आप लॉ पास करके जो है संसद ने भेजा है साइन के लिए, उसको अनलिमिटेड टाइम तक जो है राष्ट्रपति वो उसको होल्ड करके रख सकता है। तो इसमें आपका जो है इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। केवल साधारण विधेयकों के लिए अपना ये वीटो शक्ति जो है राष्ट्रपति प्रयोग में ला सकता है, और वो ये 3 तरह से लाएगा, या तो स्वीकार करेगा, या तो पुनर्विचार के लिए भेजेगा, या फिर उसको होल्ड करके वहीं टेबल पे पड़ा रहने देगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन ए आपके पास है पंडित गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। तो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव, ये सब सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित हैं, जबकि जो पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं, ये क्या है, ये कांग्रेसी नेता थे। क्या थे? कांग्रेसी। ये कांग्रेसी नेता थे, और ये जब स्वतंत्रता के बाद यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने। तो और यही जो है सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। पंडित गोविंद वल्लभ पंत एक कांग्रेसी नेता थे और स्वतंत्रता के बाद यूपी के पहले मुख्यमंत्री बने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है यहाँ पर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी अंतर्राज्य परिषद, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो क्वेश्चन 9 में आपको सही ऑप्शन चुनना है। देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग किसके तहत है? अनुच्छेद 324A इसके तहत दिया गया है। वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 के तहत दिया गया है। ये अनुच्छेदों की बात हो रही है यहाँ पर। अनुच्छेद 280 के तहत दिया गया, जबकि अंतर्राज्य परिषद जो है, ये अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत दिया गया है। जो आपका योजना आयोग है, ये योजना आयोग जो है, ये संविधान में कहीं पर उल्लिखित नहीं है। जो है ये संविधान के बाद की संस्था है और ये मंत्रिमंडलीय निर्णय से बनी है। कब बनी थी? ये 1950 में गठित की गई थी। 1950 में ये गठित की गई थी। तो यही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इसका संविधान में, योजना आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं है। ये 1950 में मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा गठित किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है आपको देखना है। ब्रिटेन में पाई जाती है, या स्विट्जरलैंड में, या रूस में, या भारत में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। क्योंकि क्या होता है, स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन की 3 पद्धतियाँ पाई जाती हैं। संविधान संशोधन की 3
3 पद्धतियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 क्या है कि जो वहाँ के जो है सरकार है उसके प्रयास से सरकार के प्रयास द्वारा और जिसे 2/3 प्रयास द्वारा जिसे 2/3 कैंटोनों की क्या मिल जाए, इनकी स्वीकृति मिल जाए, कैंटोनों का समर्थन, कैंटोनों का समर्थन मिल जाए तो तब ये संविधान का संशोधन हो सकता है। नहीं तो दूसरा कैसे हो सकता है? दूसरा निजी विधेयकों के प्रयास द्वारा, जो निजी विधेयक हैं, विधेयक इनके प्रयास द्वारा और तीसरे में क्या होता है कि वहाँ की जो जनता है 70,000 मतदाता हस्ताक्षर करके, कितने 70,000 मतदाता हस्ताक्षर सहित क्या करते हैं? हस्ताक्षर सहित अगर ये किसी संशोधन की पहल करते हैं जिसमें संसद तथा कैंटन का समर्थन मिल जाए, सहित पहल करें संशोधन की, और जिसे सांसद तथा कैंटन का समर्थन प्राप्त हो जाए तो स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन हो सकता है। तो आपका आंसर यहीं से आता है कि जनता के लोकप्रिय मत द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर, ये जो तीसरा नंबर है, इससे आपका आंसर निकल कर आ रहा है कि जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, क्योंकि 3 पद्धतियों में से एक पद्धति जनता के द्वारा भी पहल की जा सकती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, ऑप्शन बी काउंसिलों में प्रवेश करना तथा सी असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करना, डी भारत के लिए नए संविधान की मांग करना। तो जो स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था, ये स्वराज पार्टी का गठन किसका हुआ था? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। असफलता के बाद इसका क्या गठन हुआ था? किसका हुआ था? जो स्वराज पार्टी थी, इसका गठन हुआ था। और ये इसका उद्देश्य क्या था कि चुनाव में भाग लेने का इसका उद्देश्य था। जो विधानसभा चुनाव थे उसमें उद्देश्य था इसका कि भाग ले, और इस पार्टी का उद्देश्य था काउंसिल के चुनाव में जीतकर विधानसभा के भीतर से सरकार को बेनकाब करना। तो इसका था कि जो ये काउंसिल के चुनाव थे इन्हें जीतना, काउंसिल के चुनाव जीतकर और विधानसभा के जो है भीतर से सरकार को बेनकाब करना, और विधानसभा के भीतर से सरकार को बेनकाब करने का इसका अपना उद्देश्य था। तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाता है कि ये काउंसिल में प्रवेश करने के उद्देश्य से स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया था उसके बाद। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आपका वर्ष 1928 में, वर्ष 1940 में, वर्ष 1942 में और वर्ष जो 1945 में। तो देख लेते हैं, जो क्रिप्स मिशन है ये 1942 में आया भारत। आपका जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये 1942 में आया है। और विंस्टन चर्चिल ने इस मिशन को किसने दिया था? ये विंस्टन चर्चिल द्वारा ये लाया गया था। और इसमें क्या था
कि इस मिशन को बिना कुछ स्पष्ट रूप दिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं के सहयोग हेतु भेजा था। इसका कुछ स्पष्ट रूप से इसको स्पष्ट नहीं किया था। और क्या चाहते थे ये कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जो नेता हैं वो सब सहयोग करें। क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद भारत में क्या क्या दिया था? संविधान सभा बनाने और डोमिनियन स्टेट देने तथा क्षेत्रीय राज्यों एवं देसी राज्यों आदि को स्वायत्तता प्रदान करने की बात कही थी। तो इन्होंने क्या क्या कहा था? एक तो इन्होंने संविधान बनाने की बात की थी। इनका संविधान सभा बनाने की बात हुई थी। संविधान सभा बनाने की बात की थी। दूसरा इन्होंने किया था कि डोमिनियन स्टेट कर दिया जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। तीसरा इन्होंने क्या कहा था कि जो क्षेत्रीय राज्य और देसी राज्य हैं, जो क्षेत्रीय राज्य एवं देसी रियासतें हैं, इनको क्या है? इनको पर्याप्त स्वायत्तता दी जाएगी। और इसमें इन्होंने मुसलमानों के अलग जो एक पृथक उसकी बात कही थी, पृथक राज्य की भी बात की थी, लेकिन कुछ भी स्पष्टता इन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। इसलिए जो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका बहिष्कार कर दिया था। और आगे देखते हैं वर्ष 1928 में क्या आया था? साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन लाया गया था। और ये देखते हैं 1940 में क्या हुआ था। 1940 में क्या होता है कि यहाँ देख लेते हैं। 1940 में ये अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव जो है उस समय के जो वायसराय थे, वायसराय लिन लिथिगो द्वारा लाया था। वायसराय लिन लिथिगो के द्वारा लाया गया था। और इस प्रस्ताव में जिसमें क्या है? मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया गया था। और इसमें ये बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती है। तो ये इसका मेन पॉइंट है कि अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना जो है सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन नहीं कर सकती है। संवैधानिक परिवर्तन नहीं कर सकती है। और ये इसका एक मेन पॉइंट था। और जो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आता है ये 1945 में क्या हुआ था? 1945 में हमारी आई थी वेवेल योजना। ये 1945 में वेवेल योजना लाई गई थी। तो जब ये 1940 का जो था लिन लिथिगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि और ये जो अगस्त प्रस्ताव था ये मुस्लिम लीग का क्या है? एक हथियार की तरह उनके मुस्लिम लीग के लिए साबित हुआ, जिसके बल पर अब वह अपनी सभी मांगें पूरी करवा सकती थी। इसके बाद जब अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, जिसमें मुस्लिमों को एक हथियार जैसा कुछ मिल गया, जिससे वो अपनी सारी मांगें पूरी करवा सकती थी। इसके बाद 1942 में क्या आता है? 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। फिर 1945 में वेवेल योजना आती है। और इन सब की परिणति क्या रही कि 1947 में जो है क्या हुआ? 1947 में क्या है? भारत का विभाजन हो गया। भारत दो टुकड़ों में बट गया। भारत एवं पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया। और जो संप्रदायवाद का एक दुखद अंत को दर्शाती है। तो अंग्रेज़ों का इसमें क्या था कि अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो कि यहाँ पर पूरी नीति उन्होंने अपनाई और उसमें सफल भी हुए काफ़ी हद तक, और हमारे देश को बांट के चले गए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? ऑप्शन है आपके सामने जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, पाकिस्तान में, चीन में।
तो आप सबको पता होगा कि चीन एक साम्यवादी देश है और साम्यवादी विचारधारा यह मानती है कि राज्य में सिर्फ एक वर्ग होता है, श्रमिक, और श्रमिकों का हित भी समान होता है। अतः राज्य में सिर्फ एक ही दल होना चाहिए जो श्रमिकों के हितों की बात करे। और चीन में इसलिए एक ही दल है, चीन क्योंकि साम्यवादी विचारधारा को मानता है, और यही एक दल चुनाव लड़ता है और जीतकर शामिल हो जाता है सत्ता में। जबकि जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान में में क्या है, ये लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली को फॉलो करता है। और चीन क्या है, एक ये साम्यवादी देश है, और यहाँ पर क्या है, एक दलीय व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था यहाँ पर है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ। ये इनका नारा था, विभाजन करो और यहाँ से जाओ। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए लाहौर 1940, बी कराची 1933, सी लखनऊ 1931, डी कराची 1943। तो जो ये मुस्लिम लीग ने है, ये क्या किया था, 1940 ईस्वी के जो ये लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें इसने क्या किया था, पाकिस्तान नामक अलग राज्य की मांग की थी। पाकिस्तान की मांग की थी इन्होंने इसमें, कौन से, लाहौर अधिवेशन 1940 में। और जबकि ये जो हमारा कराची अधिवेशन है 1943 में, इसमें क्या कहा था, इन्होंने घोषित कर दिया था कि अब अंग्रेज़ी सरकार जो है यहाँ से जाए, अपना शासन यहाँ ख़त्म करे, भारत को छोड़े, और छोड़ने से पहले भारत का विभाजन कर दे और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसको पाकिस्तान के रूप में घोषित कर दे। तो ये इन्होंने बोला था कि 1943 में कि भारत छोड़े, कांग्रेस जो है, अंग्रेज अब भारत छोड़ दे और मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान घोषित कर दे। तो ये इसमें इन्होंने ये कहा था कि भारत को छोड़ने से पहले भारत को विभाजित कर मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान घोषित कर दे। तो 40 में इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी और कराची अधिवेशन 1943 में इन्होंने अंग्रेजों को निकलने के लिए तथा विभाजन करने की घोषणा की थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है, किसके अंतर्गत ये है? तो ऑप्शन ए है 19(1) का में, बी है 19(1) खा में, सी है 19(1) गा में और डी है 19(1) घा में। तो इसको हम देख लेते हैं पहले। 19(1) का में क्या कहा गया है? 19(1) का में आपका कहा गया है कि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसकी? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। कौन करता है? 19(1) का। जबकि 19(1) खा कहता है कि शांतिपूर्वक और निरायुध निरायुध सम्मेलन की बात करता है, ये सम्मेलन की बात करता है। जबकि 19(1) गा जो है ये संगम या संघ बनाने की बात करता है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और 19(1) घा में क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण, यानी कि भारत में आबाद भ्रमण संचरण की स्वतंत्रता की बात करता है ये।
तो अब हम देख लेते हैं कि आपका आंसर जो है किसमें आ गया। 19(1) का में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी गई है और इसी के अंतर्गत आपका ये प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है जो कि 19(1) का में अंतर्निहित है। 19(1) का के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। तो ये हो गया आपका आंसर कि ये एक प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, एक मौलिक अधिकार है और ये 19(1) का के अंतर्गत आता है। तो इससे आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। 19(1) का ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसको हम एक ट्रिक के से देख लेते हैं कि हम पहले विचार विमर्श करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसके बाद एक सम्मेलन करते हैं। विचारों का आदान प्रदान करने के बाद सम्मेलन करते हैं। सम्मेलन करके क्या करते हैं, एक संघ बनाते हैं, संगम या संघ, एक संघ बनाते हैं। और संघ बनाते जब हमारा समूह बन जाता है तो हम भारत भ्रमण पे निकल पड़ते हैं। तो हम ये ट्रिक है कि पहले हम विचार विमर्श करके सम्मेलन करते हैं, सम्मेलन करके हम संघ बनाते हैं, संघ बना करके हम भारत भ्रमण पर एक साथ निकल पड़ते हैं। तो ये ट्रिक आपको इसका सीक्वेंस जो है माइंड में आपको फिक्स कर देगी कि इसका ऑर्डर क्या है। तो आज के हमने 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।